वेलकम टू एस्पिरेंट डायरी। फैम वन शुरू हो गया और यूपीएससी फ्री के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है। तो हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें 30 डेज 30 ऑर्गेनाइजेशन कवर करने की कोशिश करेंगे पर डे वन ऑर्गेनाइजेशन। और ये सिस्टमेटिक वे से होगा ना कि जैसे पहले हम कवर कर लेंगे साउथ एशियन की, फिर साउथ ईस्ट एशियन की सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडो पैसिफिक की सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सिस्टमेटिक वे से चलेगा था। तो आप क्या करना कि पेन और कॉपी लेके बैठना और इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करते रहना ना। प्री के लिए काफ़ी कम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जैसे इसमें कितने मेंबर हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सब कुछ ऐसे ही आपको रिमेंबर रहेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो वो किसके लिए बनाई गई होगी। सिंपल सी बात होती है कि इकोनॉमी के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए करी गई होगी ना, ड्रेस सिक्योरिटी के लिए की गई तो इसके लिए। तो ये कीवर्ड में आप लिखोगे तो हो जाएंगी सारी चीज़ें ना। तो काफ़ी कम लिखना होगा, ऐसे पीडीएफ पढ़ने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा ना। तो आज की सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसमें कुछ मेंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने मेंबर है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, टोटल 8 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि पॉपुलेशन वाइज 21% कवर करते हैं। और ये जो जितना भी एरिया है आप देख रहे हो, ये 3% है ग्लोबल लैंड मास का, है ना। और 4 to 4.5% ग्लोबल जीडीपी, मतलब इनकी जीडीपी जो वर्ल्ड की जीडीपी की 4.5% के बराबर होती है ऑलमोस्ट, है ना। और इन सब के बीच में जो ट्रेड होता है वो है सिर्फ 5% का ट्रेड। सॉरी इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि आपस में हम ट्रेड बढ़ा सके, है ना। तो शुरू करते हैं। अब जैसे हमने बताया कि ट्रेड के लिए है तो इसका एम क्या हो जाएगा ना कि ये रीजनल ग्रोथ के बारे में बात करेगा, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्निकल कॉपरेशन बढ़ाएगा ना आपस में। यही 8 साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में ना। तो ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी, ठीक है। तो ढाका में इसका पहला इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना। सेक्रेटरीट कहाँ बनाया गया? काठमांडू, नेपाल में बनाया गया, जो कि 1987 में स्टैब्लिश हुआ था ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद करना है कि काठमांडू नेपाल में बनाया गया था ना। 8 मेंबर कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना। ये 8 मेंबर है ना। अफगानिस्तान जो था 8 मेंबर जो था वो 2007 में 14th समिट से आया था ना। और कुछ स्टेटों को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएई, है ना, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूएसए, ठीक है। ये 9 कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। ये मत याद करना, सिर्फ ये याद कर लेना, इससे भी काम हो जाएगा। इसके अलावा जो भी बोले उसको सब कुछ कैंसिल कर देना। अगर पूछेगा भी तो वैसा पूछेगा कि इन कंट्रीज का नाम दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सी कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं मिला है, ऐसे करके ना। तो इनमें ही सी वो घुमा कर पूछेंगे ना। तो ये याद करना है सब। उसके बाद इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, इसका कैसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। तो जैसे कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब होता है जैसे पार्लियामेंट हो गई अपनी, है ना। तो उसमें जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, है ना। तो ऐसे ही इसका भी ऐसे ही बनाया गया हुआ कुछ सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क। तो इसकी सबमिट होती है किसके बीच में? मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट की, है ना। मीटिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। और ये बाय एनुअल होती है, मतलब इसकी मीटिंग जो होती है वो एवरी 2 ईयर में होती है, ठीक है। कि ये आपस में कब मिलेंगे? एवरी 2 ईयर में, ठीक है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? जैसे हमारे पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होती पीएम और सीएम के पास, वैसे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर होते हैं हमारे जैसे जयशंकर साहब अपने, है ना। तो ये फॉर्मुलेट करते पॉलिसीज को, रिव्यू करते प्रोग्राम को, है ना। और स्टैंडिंग कमेटी में कौन होता है? फॉरेन सेक्रेटरीट होता है, जो मॉनिटर करते कोऑर्डिनेट करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। टेक्निकल कमेटी में क्या होता है? जो फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट को इन स्पेसिफिक सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, टेलीकॉम, ईटीसी, है ना। इसके अंदर कुछ बॉडीज बनाई गई हैं कि जैसे मिनिस्ट्रीज टाइप की, है ना, समझ रहे हो। जैसे हमारे यहाँ पे कि पार्लियामेंट है, फिर उसके अंदर कुछ कमिटीज बनाई जाती है, वैसे ही है ना। तो इसमें कौन सी बनाई गई? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक बनाई गई है ना, जो न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। सॉरी। उसके बाद बनाया गया शार्क डेवलपमेंट फंड, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, सार्क डेवलपमेंट फंड किस लिए बनाया गया था? इसका गोल क्या था? रिड्यूस करेंगे रीजनल डिस्पैरिटी, प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सबका सेम ही ऑलमोस्ट गोल होता है कि रिड्यूस करेंगे रीजनल डिस्पैरिटी ना। उसके बाद बनाया गया साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ना, जो कि ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है। उसके बाद बनाया गया शार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई गई, एक काउंसिल है ना, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में लीगल बॉडी है फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट, जो रिसॉल्व करेगी, है ना, जो कि किसी काम की नहीं है। हाँ। और इस ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क है, जो सॉरी की फ्रेमवर्क, जो इकोनॉमिकल की फ्रेमवर्क है, मतलब कि इससे आउटकम जो मिले वो 1995 में सबसे पहले क्या हुआ कि साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट हुआ ना। कि मतलब मान लो बांग्लादेश है ना, और यहाँ पे गुड्स आते हैं इंडिया से आते हैं और यहाँ से यूएसए से आते हैं ना। तो
इसमें इंडिया को प्रेफरेंशियल दिया जाएगा बांग्लादेश के अंदर गुड्स को, है ना, उसके बाद यूएसए को मिलेगा ना, मतलब बांग्लादेश के अंदर कोई भी अगर प्रोडक्ट आ रहा है 8 इन 7 कंट्रीज में तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर 2004 में क्या बात हुई कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बनाया जाएगा ना, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम उसको रिड्यूस कर देंगे कस्टम ड्यूटीज को 0 to 5% बाय 2016, जो कि पेपर में रह गया, आज तक कभी हुआ नहीं है ना। वैसे ही शार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड भी, ट्रेड इन सर्विस भी हुआ कि सर्विस जो ट्रेड करते हैं उसके लिए भी एक SATIS बनाई गई है ना, ऑर्गेनाइज उसकी फेमर था, लेकिन कुछ काम का नहीं हुआ है ना। वैसे ही अब इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि हम कंसेशन बेस में डिसीजन लेंगे ना, मतलब जो डिसीजन होगा कंसेशन बेस में होंगे, ऐसे नहीं कि किसी 8 मेंबर हैं इनमें से किसी ने बोला कि हमें हमें नहीं लेना ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें ये जैसे इसमें था ना कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना, तो उसकी बात सुनी जाएगी और उसको एक रिजल्ट तक पहुंचा जाएगा, ऐसे नहीं कि हम उसको मान जाएंगे फटक से ना। तो सबके कंसेशन का ध्यान रखा जाएगा और सॉवरेनिटी का, ये सब का ध्यान रखा जाएगा, और उसमें क्या होगा कि हम किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सबकी सॉवरेनिटी सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। तो अब इसमें चैलेंजेस क्या आए ओवर द टाइम, क्या हुआ कि ओवर द टाइम चैलेंजेस आते रहे इसमें, है ना, कि इसमें जो लास्ट समिट हुई थी वो 2014 में हुई थी ना, मतलब 18th समिट जो थी वो 2014 काठमांडू में हुई थी। जो 19th समिट 2016 में होने वाली थी इस्लामाबाद में, वो कैंसिल हो गई टू उरी अटैक, उसके बाद से इसमें कोई समिट नहीं हुई है, ठीक है। अब रीज़न पता ही है, इंडो पाकिस्तान सबसे बड़ा, अब इंडिया सबसे बड़ा है और पाकिस्तान हमारे साथ पता ही है कैसे उसके रिश्ते हैं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है ना। और दूसरा चैलेंज है लो इंटर रीजनल ट्रेड है, आपस में इनका ट्रेड होता है सिर्फ 5% 8 कंट्रियों में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कनेक्टिविटी इशू है कि हम आपस में इनके पास कोई कॉरिडोर नहीं है। अब चाइना सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस करता है कि उसका जो बिल्ट रोड इनिशिएटिव है उसकी वजह से ये और ज़्यादा पीछे चला गया ना। तो इसमें क्या है कि ये अब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही काम हो रहा है, और इंडिया सबसे ज़्यादा भीम स्टिक में जा रहा है ना, मतलब इससे ज़्यादा प्रेफरेंशियल भीम स्टिक में दे रहा है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान नहीं है ना, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कौन कौन सी कंट्री है। तो ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका, हमने ये जो बनाया था ना, सिग्निफिकेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंस सारी कंट्री के लिए है कि अभी ये इंडिया की बात हो रही है तो नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी जो हमारी होती है उसके लिए था, सिक्योरिटी के लिए था, जियो पॉलिटिक्स, तो ये सेम चीज़ सबके लिए होगी, अगर बांग्लादेश के लिए भी होगी तो उसके लिए भी नेबर फर्स्ट पॉलिसी सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स होगी ना। तो ये सबके लिए सेम सिग्निफिकेंस, तो ना ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना ही ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए कि लॉन्ग टर्म याद करने के लिए कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बस इतना याद करना है कि याद रखना है कंसेशन बेस में होता है ना, कि किसी के ऊपर ऐसी थोपी नहीं जाएगी बातें ना। और की फ्रेमवर्क ये भी किसी काम का नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं इसमें ना। इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होता है कि शार्क डेवलपमेंट फंड के गोल क्या होते हैं ना, तो गोल सबको पता है किस लिए दिए जाते हैं इसके फंड, है ना। और इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी मीटिंग बाय एनुअल होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इसके फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। और इसको जो समिट में हेड होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। और एम आपको सिंपल सही है कि इसमें सोशल इकोनॉमिकल और कल्चर की बात हुई है ना, टेक्निकल कोऑपरेशन करेंगे। और काठमांडू में इसका सेक्रेटरीट है और इस्टेब्लिश हुआ था ढाका डिक्लेरेशन 1985 में, है ना। और इसके मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हम हर डे ऑलमोस्ट 5 से 8 के बीच में, मतलब इवनिंग 5 से 8 के बीच में एक वीडियोस आएगा ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और पढ़ते रहो, बस लगे रहो। प्री काफ़ी नज़दीक आ गया हमारे, है ना। बेस्ट ऑफ लक।